नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। देव इंडिया लाइव, जैसे कि आप पिक्चर फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर शमशेर सिंह, किसान नेता। इनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार आपके दर्शकों को। आपने पूरे HT लाइन मूवमेंट पे शुरू से आखिर तक बहुत बारीक नजर रखी है। बारे में हम आपसे पूछना चाहते थे। HT लाइन के मामले में जो धरना चल रहा था, कई स्टेटों में फैल गया था, अलग अलग जगह मतलब शुरुआत हो गई थी। अब जो एक पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, उसका मतलब इस धरने पे क्या असर पड़ेगा और लोगों को मतलब अच्छा है ये बुरा है, उसके बारे में पूछना चाह रहे थे। देखिए, ये औचंदी बॉर्डर में चुनाव से पहले भाजपा ने एक वोट बैंक की किसान की एज लेने के लिए एक युवा किसान नेता को कैप्चर किया और उसके कैप्चर के नतीजे के बाद कुछ ना कुछ ब्लैक एंड वाइट उनको लेके आना था। वो पॉलिसी लेके आए हैं, डेफिनेटली लेके आए हैं। और सेंट्रल पावर मिनिस्टर हैं खट्टर, उन्होंने उस पॉलिसी में खाना तो परोस दिया किसान के सामने, लेकिन उसके मुंह पे छीका लगा दिया गया है। यानी कि किसान जहां 80% ROW मांग रहे थे, तो उन्होंने उसको 30% ग्रामीण बेल्ट पे और 40% जो अपना निगम एरिया होता है कॉरपोरेशन का, और जहां अर्बन्स एरिया है, क्लासिफाइड्स शहरीकृत एरिया है, उसमें 60% का उन्होंने प्रावधान किया है। चूँकि ये जो हमारी लाइनें हैं पावर ट्रांसमिशन की, ये 90% ये ग्रामीण एरिया से निकल के आती हैं। तो इसमें जो निगम है, अर्बन है। आपको रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा ये दिल्ली देहात जो पड़ता है, ज़्यादातर ये तो पड़ता है शहरीकृत में ही तो आ रहा है। ये गुजरात से लाइन शुरू होती है और शहरीकृत मात्र वहाँ पे आपके कुतुबगढ़ है, पंजाब खोड़ है। जिस गांव में ये आंदोलन खुद चल रहा था, यानी कि ग्रीन बेल्ट में अपना यौचंदी बॉर्डर आते हैं, मुंगसपुर आते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ की महिलाएं, वहाँ के वृद्ध बुजुर्ग जो वहाँ आंदोलन में अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे थे, अपने प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को तो वहाँ 1% भी इजाफा नहीं मिला। तो इसका लाभ ना हो के मतलब एक तरह से एक सेंसरशिप लगा दी गई है। हालांकि एक चीज़ और निकल के आई है कि यूजर कमेटी को हरियाणा में किसानों ने बिल्कुल नकार दिया था। अब उन्होंने कुछ अधिकारियों की ड्यूटी तय की है कि वो मार्केट रेट उसमें तय करें, लेकिन दिल्ली में आपने देखा होगा 15 साल से वो सीज है। यहाँ पे ग्रामीण बेल्ट देख लो या अर्बन विलेज देख लो, किसी में भी वही सर्कल रेट है 52 लाख रुपए। तो यहाँ पे कोई इजाफा हुआ है नहीं, स्टैंड स्टिल है। जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग सरकारें होती थी, अब दोनों सरकारें एक हैं। तो अब तो वो जो 5 करोड़ 3 करोड़ का था वो लागू कर देना चाहिए था। तो इसी सेंटर ने करना, इसी LG ने करना, इसी CM ने करना है। बगैर उसके इस तरह की घोषणाएं दिल्ली के किसानों को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो LG भी मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, और वही से कह रहा हूँ, CM भी एक हो गया, PM भी एक हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, मात्र जो अर्बनाइजेशन के गांव हैं, जैसे कुतुबगढ़ को उन्होंने LG ने गोद ले रखा है। उसके साथ एक गाँव जैसे पंजाब खोड़ है, 1-2 गाँव को उन्होंने अर्बन का ठप्पा लगाया हुआ है। लेकिन इसी एरिया में RR पॉलिसी या जैसे रेजिडेंशियल पॉलिसी या जो लैंड रिफॉर्म्स दिल्ली के जो पेंडिंग हैं, और इसको बहुत सी प्लान और पॉलिसी मास्टर प्लान के हिसाब से पेंडिंग है। तो जानबूझ के सरकार ना तो यहाँ पे कोई सर्कल रेट में इजाफा कर रही है, ना ही यहाँ पे कोई पॉलिसी इस तरह की लागू। सबसे पहले डीलर इस एरिया की ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीनों पे कब्जा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके बाद सब कुछ होगा, अर्बनाइजेशन भी हो जाएगा और ये दिल्ली देहात का ये तगमा भी हट जाएगा। इसको टोटली अर्बन करने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन ये एक तरह से एक झुंझुना इन्होंने दे दिया बजाने के लिए। जिस गांव से ऐतिहासिक आंदोलन चला, उस गांव को उसके लाभ नहीं मिल रहे। और मैंने कहा कि गुजरात से लेकर आपके यहाँ तक दिल्ली तक कितना बड़ा ग्रामीण क्षेत्र आता है, वो तो मात्र 30% पे हैं। तो हम तो एक किसान नेता के तौर से ये मांग करते हैं कि ग्रामीण हो, अर्बन हो या सेमी अर्बन हो, सभी के लिए ये पॉलिसी एटलीस्ट, क्योंकि इसमें पूरा नुकसान होता है किसान का, तो 80% इसमें ROW मार्केट रेट से तय होना चाहिए। और दिल्ली की एजेंसीज हैं जो, उनको बैठना चाहिए, आपके CM को भी बैठना चाहिए। और जो लैंड माफिया, प्रॉपर्टी डीलर्स
और यहाँ तक कि कई हमारे नेताओं को भी उन्होंने डीलर बना दिया। तो इससे बाहर निकल के सबसे पहले उनको लैंड रिफॉर्म पे काम करना चाहिए, एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस बनानी चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्र इस भागीदारी में, विकास में कैसे भागीदार बने, गांव का जो स्वामित्व हो वो कैसे रखे, और जो गांव सभा की जो ज़मीनें थी उसमें जो गांव के प्रायोरिटी प्रोजेक्ट थे वो कैसे हों। और पहले जो 1500 करोड़ रुपए का कहा था कि निकाले हैं, उसके बाद चुनाव भी हो गए, फंड भी मर्ज हो गए, तो उस पर भी भाजपा सरकार एक श्वेत पत्र दे कि वो पैसा ग्रामीण के नाम से तो इकट्ठा किया जाता है, ग्रामीण के नाम से हजम कर लिया जाता है, तो ग्रामीण तक वो चीज़ें कैसे पहुँचेंगी। तो अब सब क्षेत्र के लिए 80% ROW कर देना चाहिए। और दिल्ली में जब तक सर्कल रेट, आपका मार्केट रेट या जैसे उसमें इजाफा नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, इसके लिए हाई पावर कमेटी भी बन सकती हैं, कोऑर्डिनेशन भी बन सकता है। जब सीमा गुप्ता मीटिंग कर सकती है प्रधानमंत्री के साथ कि हमारा तालमेल अच्छा होगा, और वो मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो ये मुद्दा भी उसको प्रायोरिटी के ले सकते हैं। लेकिन अभी किसान इसमें थका हुआ है दिल्ली का, लेकिन हरियाणा में मदनपुर हेड़ी में आज भी किसान प्रोटेस्ट पे बैठे, झज्जर विधान उस पे सिविल सेक्रेटरीट पे बैठे, वहाँ आज भी ये मूवमेंट नज़र आ रहा है। और वो इस पॉलिसी को एक तरह से नकारते हैं, क्योंकि सबकी मांग है कि जिस भी खेत से निकले, जिस भी भूमि से निकले, तो उसके मार्केट रेट के आधार पर 80%। चलो ये तो आपने बता दिया कि हरियाणा में अब भी मतलब बिल्कुल किसान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अपने दिल्ली में जो इक्का दुक्का दिख रहे थे वो सब खत्म हो गए। उन्होंने कोशिश तो की एक बार, 5-4 चेहरे हरियाणा से जो किसान आंदोलन से अलग थलग थे उनको स्टेज पे लाके और एक तरह से एक पिक्चर ये देखने की कोशिश की कि हम आंदोलन का समापन हो रहे हैं। आंदोलन का समापन किसी एक चेहरे पे नहीं था, ना ही शुरुआत किसी एक चेहरे पे थी। तो ये जो डीलरशिप वाला प्रोग्राम है वो यहीं तक बनता था कि स्लैब बना के 1% का भी लाभ ना मिले और किसान वहीं का वहीं ठगा खड़ा, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, यानी कि सफल ऑपरेशन लेकिन मरीज की मृत्यु। तो किसान वहीं पे है जहाँ खड़ा था, और दिल्ली का किसान तो डबल ठगा हुआ है। तो दिल्ली का मतलब ये तो कुछ अपने किसानों की कमी रही ना मेरे हिसाब से। जब दिल्ली का किसान जिन्होंने आंदोलन शुरू से उठाया वो 30% पे खड़ा है वहीं के वहीं पे, तो वो जो अन्य स्टेटों में जाके लड़ा उनको फ़ायदा क्या हुआ? वो तो लुटे पिटे, उन्होंने अपने ही लोगों से धोखे खाए, उनको क्या मिला? उन्होंने तालियां बजाई, आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता से बाहर भी किया, खट्टर के आश्वासन पे, उसके वायदे पे भी, वो तेरे वादे पे एतबार होता मर ही ना जाते, अंग्रेजी तेरे वादे पे एतबार होता, तो उन्होंने एतबार भी किया और वो मारे भी गए। तो जो रिफॉर्म है वो एक तरह से कागजी इस तरह से तैयार किया गया कि धोखा है। सीएम साहब मतलब ये तो सीएम थे ना वहाँ के हरियाणा के, नाउ इज ए कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक पार्ट है, और वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पार्टी के और उनके नाम वो कर चुके हैं, तो बड़ी शख्सियत है। लेकिन अभी तक वो इतने बड़े पद पे भी जाके ना किसान का दर्द समझ पाए, ना वो हरियाणा को याद कर पाए। तो अभी तो इसमें रिफॉर्म आने हैं, देखते हैं हरियाणा सरकार इसको कैसे लागू करती है। उसका एक ज्ञापन अब हरियाणा से देंगे हम एक दिन तय करके सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, और हमारी मांग रहेगी कि 80% सभी क्षेत्रों को समान रूप से इस पर लागू की जाए, क्योंकि राज्य सरकारों के पास भी बहुत ज़्यादा अधिकार है। और दिल्ली के नेतृत्व की परख उस दिन होगी जिस दिन दिल्ली का नेतृत्व मुख्यमंत्री से मिलेगा, LG और ये जो पावर मिनिस्टर ये सारे बैठेंगे, और ये जो सर्कल रेट है ये ख़त्म होगा। जो पुराने वाली जो अड़चन आ रही है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है दिल्ली को छोड़ के जिसमें हर 5 साल में सर्कल रेट ना बढ़ता हो, लेकिन दिल्ली में क्या ऐसी नौबतें है? पहले तो कहते थे हमारे एजेंसियों में तालमेल नहीं, अब तो आपकी एजेंसी है तीनों तरफ। लेकिन डॉक्टर साहब देखो ऐसे कि जैसे कि ये एक्टिव थे औचंदी में, कंजावला में भी कुछ किसान एक्टिव थे। वो कंजावला के जितने खून के आंसू रो रहे हैं आज, कंजावला जो मैंने बैठाया था कि वहाँ जो प्रो बिल्डर्स थे या जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने अपने कुछ आदमी वहाँ अपने खर्चे पानी पे बिठा रखे थे, बड़ा जो लड़ रहे थे वहाँ पे कि मेरा कंजावला सुधरेगा, मेरा देहात सुधरेगा। आज वहाँ पे आज सबसे ज़्यादा वही लोग रो रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि हमारे साथ विश्वास, इधर अपने जो 360 के प्रधान है ये भी मतलब बार-बार मैंने कहा इन प्रधानों के भरोसे पे तो ना जितने ज़्यादा जागरूक तो कर रहे थे किसान को, जितने ज़्यादा जोगी उतने मत उजाड़।
मैं बिल्कुल बोल्डली आपके कैमरे पे कहता हूँ, जितने भी आपने ये शोपीस टाइप के सफ़ेद हाथी बना रखे ना दिल्ली में, ये फलाने का प्रधान, ये 24 का प्रधान, ये 360, इससे सबसे ज़्यादा ये धोखा अपने दिल्ली देहात को यही लोग दे रहे हैं। ये मौसमी होते हैं, ये सिर्फ आगे आते हैं और पब्लिक से इनका कोई लेना देना नहीं होता। और यही जो कंजावला में आंदोलन थे, सोशल मीडिया के उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों में था। उन्होंने आचार संहिता से पहले ही मांग की थी कि जी हमारी मांग आप पूरी कर सकते हो, करो, और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह से मुंडका में जो मूवमेंट्स हुए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यानी कि दिल्ली को तो एक सब्सिडी कल्चर बन चुका है। यहाँ जैसे जो दिल्ली के जो बेसिक मुद्दे थे, दिल्ली के आवाम के, जो दिल्ली जिनसे दिल्ली आबाद थी, उन लोगों के मुद्दे आज ना इस सरकार की प्रायोरिटी में है, ना इसके बजट की प्रायोरिटीज़ में है। कहीं ना कहीं वो 2100 वाली स्कीम, कहीं ना कहीं जैसे और जो ये प्रवासियों से जो दिल्ली बनी हुई है लैंड बैंक को साधने के लिए, उसी की तरफ बीजेपी जा रही है। वो हमारा मानस, दिल्ली का मानस, दिल्ली की समस्या, वो ना तो अभी तो वर्मा के लड़के में झलक दिखाई थी, ना सीमा गुप्ता में नजर आई, ना दिल्ली के बजट में नजर आ रही। तो दिल्ली को सोचना होगा, जैसे कंजावला में सीमा गुप्ता आप किसको कह रहे हैं? जो भी आपकी मुख्यमंत्री है अभी, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता अभी तक उन चीज़ों को टच नहीं कर पाई। जो दिल्ली सीएम, अभी जो दिल्ली के स्थानीय मुद्दे थे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। दिल्ली राजस्व से ज़्यादा भ्रष्टाचार वैसे पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मतलब अपना देहात का कोई सीएम होता, जैसे परवेश वर्मा है, अपना देहात का कोई चेहरा निकल जाता तो वो उनकी दर्द को समझ सकता था। लेकिन अब भी डिप्टी सीएम है वो। डिप्टी सीएम के आप मुंडका में विजिट कर लो, काले पानी के सर्कुलर रोड पे चारों तरफ तालाब बन चुका उसका गांव, वो अपने गांव में नहीं घुस सकता। तो डिप्टी सीएम है, कैबिनेट का पार्ट है। अमित शाह जैसे जो धुरंधर हैं, वो सिर्फ उसी के घर पहले आते थे चुनाव से पहले, अब भी उसी के घर आते हैं। यानी कि इतने बड़े नेता की संतान है, लेकिन उनका कोई इफेक्ट इस पर नजर नहीं। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली देहात था, हमारी तरफ की जो बेल्ट थी, वो सभी मतलब ये आस लगाए बैठे थे कि हमारा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कंजावला को कवरेज दिया है, कंजावला में जो लड़के बैठते थे, आंदोलन कर रहे थे, क्या वो आंदोलन से पहले उन्होंने चुनाव से पहले अपना दर्द जाहिर नहीं किया? क्या उन्हें बाद में जाहिर नहीं किया? कहाँ गया उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आ गया है? जैसे चुनाव से पहले यहाँ डीलरशिप का खेल औचंदी पे खेला गया, इसी तरह का खेल वहाँ पे खेला जाएगा। मतलब जो नेतृत्व दिल्ली की जो मुद्दों पे ना सुनने वाला है ना सुनाने वाला है, और नतीजा कि आप लुटते रहेंगे। आपके दिल्ली पे स्कीमें बनती रहेंगी आपको बगैर इन्वॉल्वमेंट किए हुए, और एक दिन ये आपका दिल्ली सारा ही सरेंडर हो जाएगा। तो कहाँ रह गए आपकी ग्राम सभाएँ, कहाँ रह गए आपके गांव के विस्तारीकरण? आपको देखा होगा 10-15 साल से कंजावला और लाडपुर के बस्तों में पड़े हैं इनके रिकॉर्ड सारे, वहाँ को रजिस्ट्री नहीं हो सकती। वहाँ को म्यूटेशन जो एलजी ने जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए थे, म्यूटेशन जारी कर रहे हैं, कहाँ गए? सर्कल रेट तक रिवाइज नहीं कर पा रहे। क्या किया है दिल्ली के लिए तो बता दें, सामूहिक रूप से तीनों पार्टी आगे बता दें कि दिल्ली के आदमी के लिए हमने क्या किया, दिल्ली देहात के लिए क्या किया। दिल्ली देहात बगैर खेती के पानी के, सिंचाई के पानी के, बगैर मूलभूत कृषि के विभाग के सहयोग के, वो पता नहीं किस तरह यहाँ का किसान जिंदा है। और इतने भ्रष्टाचार जितने यहाँ के राजस्व में, पूरे इंडिया में नहीं इस तरह का भ्रष्टाचार। जो काम 1000 रुपये के उत्तर प्रदेश या राजस्थान की तहसील में होता है, वो 1 लाख रुपए में होता है यहाँ पे। दिल्ली जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है राजस्व में। तो इतनी बुरे हाल में दिल्ली का आदमी झगड़ रहा है। जो स्थानीय आदमी है वो अपने 50-100 गज में भी कोई चीज़ डेवलप नहीं करा सकता। उनके नाम पे डेवलपमेंट फंड खर्च किए जा रहे हैं। अब जो मूवमेंट था जो चंदी बॉर्डर से, जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी, जिन्होंने चंदे इकट्ठे किए, जिन्होंने कल के लड़के को हाथ पकड़ के नेता भी बनाया, वो डीलरशिप से ठगे हुए हैं। बताओ, जो 30% से 30 पे हैं वो आज उनका वो कोई आता है, उनका कोई एक्विजिशन होता है या उनका कोई टेक ओवर होता है पावर ग्रिड का, क्या मिलेगा? बल्कि 26 लाइनें वहाँ से निकलने शुरू कर दी हैं। अब कटेवड़ा पंजाब छोड़ के वहाँ सर्वे हो रहे हैं। तो मतलब कुचला गया है इस तरह से। दिल्ली ना अपने लीडरशिप को संभाल पाया, ना अपने मुद्दों को संभाल पाया। हाँ, और स्टेटों में भी लड़ाई जारी है। मतलब ये है कि दिल्ली के किसान को कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं।
जब तक ये आपके कितने संघर्ष कर लो, कितने जब तक आंदोलन कर लो, यही हुआ ना। जब तक ये गोदी में बैठे रहेंगे ना, ये 52 का प्रधान है, ये 360 का प्रधान है, ये गोदी में खेलते हैं उनके। अच्छा। कोई अमित शाह के खेल रहा है, कोई किसी के खेल रहा है, तो आपको गोदी में खेलना खेलो भाई, आप नेतृत्व क्यों करो? नेतृत्व के लिए तो है ना बहुत आत्म बलिदानी, बहुत निस्वार्थ और बहुत कमिटेड लोगों का काम होता है ये शोबिज शो नहीं है कि शोबिज आपने इवेंट की 4 सांसदों के साथ खड़े हुए और बाद में आपने उसको फॉलो पे नहीं किया, उसकी पैरवी नहीं की। तो ये इस तरह की पॉलिसी है दिल्ली के लिए, इसका कहीं मुझे इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रहा। जब 90% आपकी रूरल क्षेत्र प्रभावित है तो आपको तो उसको वही छोड़ दिया आपने। तो क्या देना चाह रहे थे आप? आपने ब्लैक एंड वाइट भी किया, वो भी इतना बड़ा धोखा। तो निश्चित तौर पे एक बार दोबारा इकट्ठा होना चाहिए। और धन्यवाद देता हूँ मैं कंजावल में जो युवा बैठे थे जिन्होंने चुनाव से पहले आवाज़ उठाई। धन्यवाद देता हूँ मुंडका में जो उनका दिल्ली के देहात के लोग बच्चे जिन्होंने वहाँ के NH मार्ग की दुर्दशा उठाई, जिन्होंने वहाँ स्थानीय मुद्दा उठाते हैं। अगर ये दौलतपुर भी चल रहा था, अगर ये आवाज़ें उठती रही है तो दिल्ली जिंदा रहेगी। यदि मुद्दों के साथ दिल्ली वाले खड़े रहे तो जिंदा रहेंगे। और यदि जिस तरह के नेतृत्व, जिस तरह की इवेंट इनके नाम पे की जाती है तो इनकी हस्ती, इनका रिकॉर्ड भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ कोई गाँव भी होता था। जो शहरीकरण हो गया वो ख़त्म हो गया। ये अपना विस्तार नहीं कर सकते, यानी कि आज़ादी के इतने सालों के बाद कोई गांव अपना विस्तार नहीं कर सकता। वो 2 महीने का बच्चा तो 2 ही का है, वो कभी 20 साल का नहीं हुआ, कभी 40 साल का नहीं हुआ। तो बहुत बुरी स्थिति में देहात फंसा हुआ है। जो वास्तव चिंता करते हैं और जैसे जो इनके NGO बन के आ जाते हैं, NGO बाद डीलर बन के, नेता बन के आ जाते हैं, अगर इन लोगों के हत्थे चढ़ते रहे तो इनकी हस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आवाज़ें उठाई जिन लोगों ने, युवाओं ने, जिन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पे हमारे साथ धोखा हुआ है। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल हो रहा है। अभी देखो दिल्ली देहात में कहीं मतलब पार्क वार्क तो है नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई देता। मान ले पार्क अभी मान ले बनेंगे तो उससे पहले तो पॉलिसी आ गई, वही पार्क में घूमोगे तो टैक्स लगेगा। क्यों दिया जाए आपको पार्क? मैं तो बताऊँ नहीं, आप समझ रहे मेरा सवाल समझ। जब आपको कोई जूते मारता है, आपका शोषण करता है, आपके नाम पे अधिकारों का यूज और कोई एजेंसीज करती हैं और फिर भी आप उन सरकारों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि आप जूते खा के भी उन्हीं को सत्ता में वापसी कर रहे हो जो आपको जूते मार रहा है। वो ठीक है, मेरा सवाल आप समझने की कोशिश करें। मैं आपका समझ रहा हूँ। व्यवसायीकरण इतना फैल चुका कि द्वारका में टिकट तक लगाए गए। वही कह रहा हूँ, दिल्ली देहात में मतलब अगर पार्क मान ले बना भी दिए जाएंगे तो उनका फायदा क्या होगा? मैं आपका ध्यान शशि थरूर के उस बयान पे ले जाना चाहता हूँ जिसने कहा था कि मैं कैटल क्लास में सफ़र करना पसंद नहीं करूँगा। कैटल क्लास मतलब जैसे ये गाय झुंड चलती है आपकी सड़कों पे, जो गाय चलती है ना राजस्थान वाली, दिल्ली की जनता को इस तरह कैटल क्लास बना दिया। तो जब पशु अगर कहीं पार्क में घुसेंगे तो उनको रोकने की व्यवस्था तो होगी। तो आप अपने आप को नागरिक मत समझो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कपड़े पकड़ रहा हूँ, मैं किसी के पकड़ रहा हूँ। तो आपकी हस्ती मिट चुकी है। आप किसी के चमचे, किसी के पदाधिकारी, आप किसी कोई हैसियत नहीं। आपने जितना अपने जो आपकी जो यहाँ पंचायती व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, सब ज़्यादा उनके ठेकेदारों ने इनका नाश किया है। तो जब गुलाम बन गया, पशुओं जैसे जीवन आपके आ गए, तो पशुओं को तो पार्क में कौन प्रवेश करने देगा? उन पर तो टैक्स लगेगा। तो पशुओं से इंसान बनिए, अपने मुद्दों पे लौटिए, अपनी समीक्षाएँ कीजिए। आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपका विधानसभा में 90 के 90 में, आपका MCD में आपका प्रतिनिधित्व नहीं। आप हर चीज़ पे ताली बजा रहे हो। आप जब आप अपने विनाश के लिए किसको दोषी ठहराएंगे? कोई उपलब्धि हो जाए तो मोदी जी का फोटो लगा देते हैं, रेखा गुप्ता जी का लगा दिया जाएगा, लेकिन जब विनाश है तो उनका फोटो तब कहाँ चले जाते हैं फोटो वो, और क्या विपक्ष करेगा आपके लिए? तो जो कुछ चंद लोग बैठे हैं ना, ईमानदार लोग जो समाज से जुड़े हुए, जैसे मैंने कंजावले का एग्जाम्पल दिया, जैसे कई लोगों ने कहा कि हमारे साथ में जिन्होंने आंदोलन बिठाया उन्होंने धोखा किया। तो मुद्दे सिरों पर भी होने चाहिए और ये परस्पर एक लिंक होना चाहिए पूरे सामाजिक समरसता का, और सामूहिक रूप से मुद्दों की लीडरशिप आना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ यहाँ से केंद्रीय जो अपने बिजली मंत्री हैं कि ये स्लैब हटाइए, आप एक समान कीजिए ROW सभी क्षेत्र का। और ये मांग है हमारी,
वरना आंदोलन कुचला हुआ वर्ग, दबला हुआ वर्ग, 50% देश की आबादी मजदूर किसान है। यदि आप कहीं पे बॉर्डर खाली करके आप सोचते हो आपने किसान आंदोलन को कुचल दिया, आपने नेताओं को जेल में डाल के कुचल दिया, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आप दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को देखिए, वहाँ भी रिपीट हुआ है। जब आप 50% वर्ग को ख़त्म कर जाओगे, कहाँ से खाओगे, कहाँ से ज़िंदा रहोगे। और ये जो 50% है, ये वे हैं जिन्होंने बहुत आक्रमण झेले हैं देश पे। कभी इन्होंने आपके गोरे का, कभी औरंगजेब का, कहीं पे अंग्रेज़ों के, ये तब नहीं मिटे थे ये। तो कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो कि लोकतंत्र के नाम पे जो गंदा खेल आज तक खेल रहे हैं, जो जुडिशरी को आपने बेलगाम कर रखा है। आप 24% की 1 मिनट ताली थपथपा के उठ जाते हो, लेकिन एमएसपी की मांग आपको गलत नज़र आती है। एमएसपी की जो खून पसीने से फसल लाता है, उसकी तो फसल के दाम भी आपके लिए बोझ है, और 24% आपने बढ़ोतरी कर दिया, हिमाचल सरकार ने लागू कर दिया। तो क्या समझ रखे हो आप? क्या लोग देखते नहीं? लोग देखते हैं, लोग खून के घूंट भी रहे हैं। जिस दिन एक बड़ी जन क्रांति आ गई, आप दिखाई नहीं दोगे कहीं पे। ये खाली हो जाएंगे आपके जो आज कब्जा करे बैठे हो, आप कैप्चर करे बैठे हो। आज एमजी रोड से आप देखो गुड़गांव की तरफ जाओ, आधी प्रॉपर्टी तो ऐसे हैं जिनके क्लेमेंट नहीं हैं, जिन्होंने सत्ता में रह के बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनाई थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के फार्म हाउस हैं और अन्य हैं, लेकिन आप कब्जे कर करके बैठे हो। एक समय आ जाएगा कि लोग उन पर दोबारा अपने कब्जे ले लेंगे। तो ये व्यवस्था का आप मजाक मत बनाओ। जनता की प्रबंधन के लिए सरकार होती है, यानी कि उसकी जो व्यवस्था होती है, और व्यवस्था के नाम पे चुनाव में फ़ायदा उठा के खट्टर साहब बाद में ऐसा झुंझुना उछाल देना लोगों की तरफ, ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। हम एक समान की मांग करते हैं। जय किसान।